हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं उपभोक्ता व्यवहार कंज्यूमर बिहेवियर की यूनिट सेकंड, जो कि है क्रेता का संगठनात्मक व्यवहार, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ऑफ बायर। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा उपभोक्ता व्यवहार। तो उपभोक्ता व्यवहार जिसमें हमने एक कस्टमर मतलब आप और हम जो किसी वस्तु का उपभोग करते हैं वो भी कस्टमर कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। तो वह किस प्रकार से निर्णय लेता है, वो सारी चीजें हमने पढ़ी। अब इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि लाभ कमाने वाली संस्था, देखिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, संगठन कौन कौन से होते हैं? एकाकी व्यापार होता है, साझेदारी होता है, कंपनी होता है, सरकारी कंपनी होता है, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, सारे स्कूल, एनजीओ, जितने भी लाभ कमाने वाली संस्थाएं होती हैं, लाभ न कमाने वाली संस्थाएं होती हैं, इन सब के द्वारा जो क्रय करते समय व्यवहार किया जाता है उसका अध्ययन यदि हम करें तो उसको हम कहेंगे क्रेता का संगठनात्मक व्यवहार। तो संगठनात्मक व्यवहार का अर्थ क्या होगा यहाँ पर कि जब हम किसी संस्था जो कि कच्चे माल की पूर्ति करती है या वस्तु का उत्पादन करती है, पुनः उपयोग करती है, उन सभी संस्थाओं के द्वारा किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है उसका अध्ययन यदि हम करें तो कहा जाएगा संगठनात्मक व्यवहार। उपभोक्ता व्यवहार भी पढ़ा, तो उपभोक्ता व्यवहार में हमने सभी प्रकार के उपभोक्ता पढ़े, जो वस्तु का अंतिम उपभोक्ता है, उपभोग कर रहे हैं, कहीं उत्पादन में उपयोग नहीं कर रहे हैं, और हमने वह भी पढ़ा जो वस्तु को खरीद के किसी दूसरे उत्पादन में उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जब संगठनात्मक व्यवहार की बात आएगी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात आएगी, तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि जब किसी संस्था जो कि लाभ कमाने वाली है या लाभ न कमाने वाली हो के द्वारा व्यवहार किया जाता है, उन सभी का अध्ययन यदि हम करें तो कहेंगे हम संगठनात्मक व्यवहार का अध्ययन हम कर रहे हैं। मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रय करते समय किस प्रकार का व्यवहार करती है। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन शामिल होते हैं? लाभ कमाने वाले, ठीक है, फिर लाभ न कमाने वाले, एनजीओ जितने भी हैं वो सब आ जाते हैं, फिर उत्पादन करने वाले, ये लोग भी माल खरीदते हैं। इसके बाद जो है थोक व्यापारी, जो माल को पुनः विक्रय के लिए खरीदते हैं, फुटकर व्यापारी, जो माल को पुनः विक्रय के लिए खरीदते हैं, और जितनी भी सेवा संस्थाएं हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, बैंक की फैसिलिटी है, इंश्योरेंस कंपनी है, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, जितनी भी सेवा संस्थाएं हैं ये सब इसमें आएंगी। तो इस प्रकार से जब हम इन संस्थाओं के क्रय करने के व्यवहार का अध्ययन करें कि जब कोई संस्था किसी वस्तु को खरीदती है तो किस प्रकार का व्यवहार करती है, तो वो कहलाता है संगठनात्मक व्यवहार। क्लियर? अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? तो पहली विशेषता है ज्ञान का नवीन क्षेत्र। अभी तक हमने उपभोक्ता व्यवहार के बारे में सुना, अब जो है हम संगठनात्मक व्यवहार मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से क्रय करते समय डिसीजन लेती है, सोचती है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो यह जो है नवीन अवधारणा है, यह पुरानी अवधारणा नहीं है। पुराने समय में केवल लाभ पर ध्यान दिया जाता था, अब जो है माल को खरीदने और बनाने से ज्यादा कठिन कार्य है उसको बेचना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संगठनात्मक व्यवहार जो कि नवीन क्षेत्र है। इसमें अध्ययन की विषय वस्तु क्या होती है? अध्ययन की विषय वस्तु होती है संगठन, संगठन की कार्यप्रणाली, संगठन की नीतियां। जैसे एक प्राइवेट कंपनी है जो हम समझते राहुल एंड कंपनी है, तो राहुल एंड कंपनी किसी वस्तु, मान लीजिए वो कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है, तो अब कपड़ा बना रही है, वो उसकी कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है, तो इसके अंतर्गत वो धागा खरीद कर लाएगी, कलर खरीद के लाएगी, मशीनें खरीद कर लाएगी, फिर कंप्यूटर ऑपरेटर भी उनके होंगे। तो ये जो चीजें वो खरीदते, तो इनको खरीदते समय वो किस प्रकार का व्यवहार कर रही है उसका अध्ययन। तो अध्ययन की विषय वस्तु क्या हो गई? संगठन, ये कंपनी, और संगठन की नीतियां, किस प्रकार की नीतियां निर्धारित करता है संगठन। इसके अलावा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक किस प्रकार का व्यवहार चल रहा है, वह सब इसके अंतर्गत
अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इस पर भी जो है जिस प्रकार से उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटक में हमने पढ़े थे, व्यक्तिगत घटक, सांस्कृतिक घटक, सामाजिक घटक, ऐसे ही जो है यहाँ भी प्रभावित करते हैं। फिर अंतर विषयक दृष्टिकोण, इसके अंतर्गत केवल एक ही विषय नहीं है कि संगठन की व्यवहार, इसके अंतर्गत आर्थिक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, मनोवैज्ञानिक व्यवहार और वातावरण से संबंधित व्यवहार, इन सभी दृष्टिकोण को शामिल किया जाता है। फिर व्यवहारिक विज्ञान, यह जो है संगठन जिस प्रकार से उपभोक्ता व्यवहार में हम मानव व्यवहार को सम्मिलित करते हैं, इसके अंतर्गत हम संगठन के व्यवहार को, संगठन किसी वस्तु को खरीदते समय किस प्रकार का निर्णय लेता है, उसको जो है वैज्ञानिक तरीके से, मतलब कारण और परिणाम के साथ हम उसको निर्णय लेते हैं। फिर व्यवहारात्मक दृष्टिकोण, यह जो है संगठन के व्यवहार पर निर्भर करता है, संगठन का व्यवहार किन परिस्थितियों में क्रय करने के निर्णय को बदलता है, उसका हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। फिर वातावरण से संबंध, चूंकि यह कंपनी भी पूरे समाज में काम कर रही है, तो केवल कंपनी के आंतरिक वातावरण ही नहीं, बाह्य वातावरण से भी जो है उसकी क्रय की पॉलिसी चेंज होगी। जैसे हम समझें कि सरकार ने कर की नीति जो है वो कठोर कर दी है, कर का प्रतिशत ज्यादा लगा दिया, तो क्या होगा, अब जब राहुल एंड कंपनी अपना पैसे डिसीजन लेंगी तो उस संबंध में वो सरकार की कर नीति को भी ध्यान रखेंगी, तो वातावरण से संबंधित है। फिर वैज्ञानिक विधि, संगठनात्मक व्यवहार जो है इसके अंतर्गत संगठन के व्यवहार की हम एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो यह एक वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम कारणों का भी पता लगाते हैं कि यह जो हो रहा है क्यों हो रहा है, और उसके परिणामों की भी व्याख्या करते हैं। उद्देश्य, संगठनात्मक व्यवहार का उद्देश्य जो उत्पादन किया जा रहा है कंपनियों के द्वारा, उनका उत्पादन सही हाथों में पहुंचे और कम से कम लागत में अधिक से अधिक लाभ हो, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसका अध्ययन किया जाता है। तो यदि स्टूडेंट्स आपको विशेषताएं आए या प्रकृति आए तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। और संगठनात्मक व्यवहार में कौन कौन सी कंपनियां शामिल होती हैं, तो ये लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं कच्चा माल प्रदान करने वाली, मशीनें प्रदान करने वाली, इस प्रकार से आप लिस्टिंग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे संगठनात्मक क्रय निर्णय प्रक्रिया। मिस्टर राहुल का हमारा जो एग्जाम्पल चल रहा है, वो किसी राहुल एंड कंपनी, तो वह यदि धागा खरीद रहे हैं या वो जो है अपनी कंपनी के लिए मशीनें खरीद रहे हैं, ध्यान देना संगठन की बात कर रहे हैं हम, मिस्टर राहुल व्यक्तिगत नहीं, कंपनी के लिए, तो वो किस प्रकार से डिसीजन लेते हैं, तो इस डिसीजन प्रोसेस में भी सेम वैसी ही प्रोसेस है जैसी हमने कंज्यूमर में पढ़ी थी, कि सबसे पहले आवश्यकता की पहचान, राहुल एंड कंपनी पहले आवश्यकता की पहचान करेगी कि उनकी कंपनी में किस प्रकार की मशीनों की आवश्यकता है। तो मान लीजिए उन 4 प्रकार की मशीनें मार्केट में चलती हैं कपड़ा बनाने के लिए, तो राहुल एंड कंपनी सबसे पहले ये डिसाइड करेगी कि एक प्रकार की मशीन जो है हमें चाहिए है। फिर आवश्यकता का वर्णन, अब जो आवश्यकता उन्हें पता लग गई है उसकी डिटेलिंग, कि किस प्रकार से जो है मशीन हमें किस प्रकार की मशीन कब चाहिए है, किस समय उसकी जरूरत होगी और कितने समय में डिलीवरी, तो इस प्रकार से पूरी आवश्यकता की एनालिसिस जो है वह की जाती है। फिर उत्पाद विशिष्ट विवरण का वर्णन, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मशीन में हमें हमारी फैक्ट्री के हिसाब से आवश्यकता है, उसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स की लिस्ट बना ली जाती है, विशेषताओं का एक सूची बना ली जाती है। फिर आपूर्तिकर्ताओं की खोज, अब ये ए टाइप की मशीन को सप्लाई देने वाले कितने सप्लायर से उनकी पूरी खोज की जाती है, उनकी लिस्ट निकाली जाती है कि कौन कौन से सप्लायर हैं जो यह मशीन प्रदान कर रहे हैं। फिर आपूर्तिकर्ताओं से प्रस्तावों का आमंत्रण, फिर उन जो आपूर्तिकर्ता हैं उनको लेटर भेजकर ये बताया जाता है कि हमें मशीन की आवश्यकता है, आप अपने कितने में दोगे, उसको बोला जाता है कोटेशन। तो वह कोटेशन जो है सामने वाले आपूर्तिकर्ताओं से बुलवाए जाते हैं। उसके बाद आपूर्तिकर्ता का चयन, हमारे पास कोटेशन आ गए हैं, उसके बाद जो है उन कोटेशन का वैल्यूएशन किया जाता है, सभी आमंत्रण पत्र आ गए हैं,
और उस वैल्यूएशन करने के बाद हमारी आवश्यकता के अनुसार जो हमें सुटेबल लगती है उसका हम चयन कर लेते हैं, फिर क्रय का आदेश दे देते हैं और आने के बाद वो मशीन जो हमने मांगी थी, जिस क्वालिटी की हमने मांगी थी वैसी ही आई है कि नहीं उसकी परीक्षण कर ली जाती है। तो ये है हमारी संगठनात्मक क्रय निर्णय प्रक्रिया। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है किस प्रकार से किसी वस्तु को, किसी मशीन को खरीदने का निर्णय लेती है उसकी प्रक्रिया है, स्टेप्स है, सोपान है, स्टेजेस है। तो आपको यदि आती है तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। अब हम बात करेंगे प्रभावित करने वाले घटक। किसको? संगठनात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटक। तो इसके अंतर्गत संगठनात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटक में संगठनात्मक घटक, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, इसमें क्या कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे? तो संगठन का उद्देश्य क्या है, ठीक है, संगठन की नीतियां क्या है, लाभ नीति क्या है, विपणन की नीति क्या है, उत्पादन की नीति क्या है। तो संगठन जो है जो भी डिसीजन ले रहा है क्रय करने का, तो उस संबंध में संगठन का उद्देश्य क्या है, संगठन की नीति क्या है, संगठन की लाभ की नीति क्या है, विपणन की नीति क्या है, उत्पादन की नीति क्या है, भुगतान नीति क्या है। इस प्रकार से संगठन के संबंध में जब आपको यह आता है तो संगठनात्मक घटक में आप ऐसे सब हेडिंग्स बनाकर इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या उद्देश्य है, क्यों खरीदना चाह रहा है। फिर व्यक्तिगत घटक, नेचुरली संगठन जो है व्यक्तियों के द्वारा ही चलाया जाता है। तो व्यक्तिगत घटक में व्यक्ति की सोच, व्यक्ति का अवबोध, व्यक्ति की मनोवृत्ति, अनुभव, उसके द्वारा परिस्थितियां, उसका जीवन स्तर, यह सब फैक्टर्स जो है वह, तो जो हमने उपभोक्ता व्यवहार में फैक्टर्स पढ़े हैं व्यक्तिगत घटक में, वो सब फैक्टर्स हम इसमें इंक्लूड करेंगे। फिर पारस्परिक घटक, आपूर्तिकर्ता और जो जैसे मिस्टर राहुल है, मशीन के जितने सप्लायर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे, तो उनकी आपस की बातचीत के कारण जब क्रय का डिसीजन बदलता है, दो पार्टीज के बीच में जब बातचीत होती है उसके कारण यदि डिसीजन बदलता है तो उसे हम कहेंगे पारस्परिक घटक। वातावरण संबंधी घटक, चूंकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, संस्थाएं होती हैं, वह सब समाज में ही रहती हैं, तो उसके अंतर्गत केवल आंतरिक वातावरण ही नहीं, बाह्य वातावरण जैसे कि सरकार की नीतियां, वातावरण जो है बाहर का कैसा चल रहा है, मूल्य नीतियां कैसी चल रही हैं, वस्तु की महंगाई कैसी चल रही है, मुद्रास्फीति की दर क्या है, राजस्व की नीति क्या है, इस प्रकार के वातावरण से भी संगठनात्मक व्यवहार जो है वह प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है, तो उसका क्रय करने का डिसीजन भी जो है वह परिवर्तित होता है। फिर बाजार जनित घटक, चूंकि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से जुड़ा हुआ है, विपणन से संबंधित है, तो उसके कारण जैसे कि प्रतिस्पर्धी कंपनी किस प्रकार का मूल्य निर्धारित कर रही है या किस प्रकार की क्रय पॉलिसी, किस प्रकार का व्यवहार कर रही है, वो डिपेंड करता है। विज्ञापन की नीति क्या चल रही है मार्केट में, उसके कारण व्यवहार जो है, तो बाजार के कारण जो है जब संगठन के क्रय व्यवहार पर इफेक्ट पड़े तो उसे हम कहेंगे कि बाजार जनित घटक के कारण संगठनात्मक व्यवहार परिवर्तित हो रहा है। तो ये है स्टूडेंट हमारी संगठनात्मक व्यवहार जो है वह क्या होता है, उसकी विशेषताएं, प्रभावित करने वाले घटक। सिर्फ उपभोक्ता व्यवहार और संगठनात्मक व्यवहार में हमें, उपभोक्ता में हम सभी को शामिल कर रहे हैं और संगठनात्मक व्यवहार में हम किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था के द्वारा क्रय करते समय किस प्रकार से बिहेव किया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि संगठनात्मक क्रय व्यवहार और व्यक्तिगत क्रय व्यवहार में क्या अंतर होता है। इससे आपको इन दोनों के मीनिंग्स भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि संगठनात्मक क्रय व्यवहार क्या होता है। जब किसी संगठन के व्यवहार को हम जज करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अब संगठन कौन कौन से हमने देखा, उसमें लाभ कमाने वाले, लाभ नहीं कमाने वाले, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, निर्माण करने वाले, आपूर्ति करने वाले, सेवा संस्थाएं, सरकारी, निजी, अर्ध सरकारी, सभी प्रकार की संस्थाएं इसमें आती हैं। और व्यक्तिगत, जब हम व्यक्तिगत उपयोग के लिए किसी वस्तु का क्रय करते हैं, तो सबसे पहला अंतर का आधार है विवेकपूर्ण। संगठनात्मक क्रय व्यवहार करते समय, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था मिस्टर राहुल एंड कंपनी का,
तो वहाँ व्यवहार क्या होता है, विवेकपूर्ण होता है, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट जो है वह लगाया जाता है। तो संगठनात्मक क्रय व्यवहार में उपभोक्ता का व्यवहार या संस्था का व्यवहार विवेकपूर्ण होता है, वह बहुत सोच समझकर निर्णय लेता है। और व्यक्तिगत क्रय व्यवहार, हम यदि कोई कॉस्मेटिक आइटम खरीदने जा रहे हैं, हम कोई कपड़े खरीदने जा रहे हैं, तो यदि हम इसकी तुलना में बात करें तो व्यक्तिगत क्रय व्यवहार जो है वह कम विवेकपूर्ण होता है, बहुत ज्यादा सोच समझकर निर्णय नहीं लिया जाता है। फिर लंबी वार्ता एवं समझौता, जनरली सामान्यतः संगठनात्मक क्रय व्यवहार में आपूर्तिकर्ताओं के साथ, सप्लायर के साथ माल के संबंध में लंबी डिस्कशंस होते हैं, समझौते होते हैं और लिखित में होते हैं। और व्यक्तिगत क्रय व्यवहार मतलब आप और हम, तो उसके अंतर्गत जो है कोई लंबी वार्ता नहीं, अल्प अवधि की वार्ता होती है, जस्ट एक डिस्कशन होता है और सौदा हो जाता है, वो भी मौखिक होता है सामान्यतः। क्रय आदेश का आकार, क्रय आदेश का आकार क्या होता है, यहाँ पर बड़ा होता है, क्योंकि संस्था के लिए सामान खरीदा जा रहा है। जैसे धागा जब खरीदेगी मिस्टर राहुल एंड कंपनी, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदेगी क्योंकि उसे कपड़ा बनाना है। और व्यक्तिगत यदि खरीदेगा, व्यक्तिगत हम उपयोग के लिए खरीदेंगे तो क्रय का आदेश क्या होगा, छोटा होगा, कम मात्रा में खरीदा जाएगा। क्रय अवधि एवं बारंबारता, जो खरीदने की अवधि है संगठनात्मक क्रय व्यवहार में, वह क्रय अवधि क्या होती है, लंबी होती है और बार बार खरीदी जाती है। ठीक है ना, क्योंकि उन्हें बार बार जो है कपड़ा बनाना है, तो बार बार धागे का ऑर्डर देंगे। मशीनें जरूर वो एक ही बार खरीदेंगे, जब खराब होगी या कुछ रिपेयरिंग की जरूरत होगी तो दूसरी। तो जनरली उसमें हम बात करें तो क्रय अवधि जो है वह लंबी होती है और बार बार। और इसकी बात करें तो क्रय अवधि जो है छोटी होती है और सामान्यतः कस्टमर एक बार कोई चीज, जैसे वॉशिंग मशीन है तो एक बार खरीद ली, तो उसके बाद सालों तक वह वॉशिंग मशीन खरीदने के बारे में नहीं सोचता है। फिर क्रय प्रक्रिया में भागीदारों की संख्या, जब संगठनात्मक व्यवहार होता है तो उसमें बाकी भागीदारों की संख्या जो है वह ज्यादा होती है, क्योंकि ऑनर जो है मालिक अलग होता है, जो बात करने गया है वह उसका मैनेजर होता है, फिर मशीन जहां सामने वाली पार्टी है, तो इस प्रकार से भागीदारों की संख्या जो है वह एक से ज्यादा होती है। और व्यक्तिगत क्रय व्यवहार में यदि हम देखें तो सामान्य उपयोग की वस्तु के समय जो है जनरली एक ही होती है, और कुछ इस टाइप की वस्तुएं हैं जैसे कार खरीदना है या मशीनें वॉशिंग मशीन खरीदनी है, फ्रिज खरीदना है, तो फिर हमारे इस व्यक्तिगत में संख्या ज्यादा होती है। तो सामान्यतः क्रय प्रक्रिया में भागीदारों की संख्या ज्यादा और इसमें कम। वितरक और मध्यस्थ, जनरली संगठनात्मक क्रय व्यवहार डायरेक्ट उत्पादक से खरीदते हैं सामान, जो प्रोड्यूसर है उनसे सामान खरीदा जाता है, तो इसमें मध्यस्थ जो मीडिएटर हैं वो नहीं के बराबर होते हैं। इसमें डायरेक्ट कंपनी के जो सप्लायर होते हैं उनसे कांटेक्ट किया जाता है, तो इसमें वितरक मीडिएटर जो रहते हैं वो कम होते हैं। और यहाँ तो पूरा की पूरा बिजनेस है जो है थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी के थ्रू किया जाता है। फिर एक क्रेताओं की संख्या, इनकी संख्या जो है, चूंकि इनका जो उत्पाद होता है वह ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा खरीदा जाता है, तो इनकी संख्या क्या होती है, कम होती है। और व्यक्तिगत क्रय व्यवहार के अंतर्गत क्रेताओं की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। ये तो हम करते ही हैं, सारे सभी लोग कंज्यूमर हैं। फिर प्रत्यक्ष संबंध, इसमें संगठन और जो आपूर्ति करता है मतलब विक्रेता और क्रेता के बीच में प्रत्यक्ष संबंध होता है, क्योंकि कम होते हैं संख्या में, तो इनसे जब माल खरीदा जाता है तो डायरेक्ट बातचीत करके माल खरीदा जाता है, सारी बिहेवियरशिप जो है डायरेक्टली फुलफिल की जाती है। और व्यक्तिगत क्रय व्यवहार, जो बनाने वाला प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, उसके साथ ग्राहक का संबंध प्रत्यक्ष नहीं होता है। हम फुटकर व्यापारी से माल खरीद लेते हैं अपनी कॉलोनी की शॉप से, तो यहाँ जो है संबंध क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं, डायरेक्ट उत्पादक से कोई संबंध नहीं रहता है। फिर केंद्रीयकरण, इसके अंतर्गत गतिविधियां जो है वह एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ केंद्रित होती है, फैली हुई नहीं रहती है, क्योंकि उत्पादक कम है और उत्पादन से संबंधित वस्तुओं को उपयोग करने वाली संस्थाएं भी कम है, तो इसमें केंद्रीकरण होता है। और इसके अंतर्गत ग्राहक सभी राज्यों में, सभी क्षेत्रों में फैले हुए रहते हैं, तो इसमें ग्राहक क्या होते हैं, विकेंद्रित होते हैं, तो विकेंद्रीकरण होता है, सभी क्षेत्रों में फैले हुए होते हैं। और परिमाणात्मक व्यवहार,
तो इसके अंतर्गत जो है रिजल्ट हमेशा व्यवहार जो है वह फ्रूटफुल रहता है, डिसीजंस हो जाते हैं। और व्यक्तिगत क्रय व्यवहार में जरूरी नहीं है कि जो सामान हम खरीदने गए हैं वह खरीदा ही जाए, कई बार जो है वह व्यवहार रिजेक्शन का भी हो जाता है। तो इस प्रकार से संगठनात्मक क्रय व्यवहार और व्यक्तिगत क्रय व्यवहार में यदि अंतर आता है तो आप इस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक जो कि है उपभोक्ता अनुसंधान। अब उपभोक्ता अनुसंधान मीन्स उपभोक्ता का अनुसंधान करना, इट मीन्स उपभोक्ता की रिसर्च करना। तो उपभोक्ता अनुसंधान का आशय है कि जब हम किसी उपभोक्ता के संबंध में यह जानकारी प्राप्त करें कि उपभोक्ता क्या खरीदता है, कब खरीदता है, किस प्रकार खरीदता है, क्यों खरीदता है और कहाँ से खरीदता है, तो जब किसी ग्राहक की या उपभोक्ता की इन सभी प्रश्नों का उत्तर जाना जाता है तो उसे हम कहेंगे कि उपभोक्ता का अनुसंधान किया। चूँकि आज के डेट में मार्केटिंग पॉलिसी में कंज्यूमर जो है सबसे मेन फोकस पॉइंट होता है, तो रिसर्च कर अनुसंधान कर कि कस्टमर किस प्रकार की वस्तु चाह रहा है, वह कहाँ से खरीदता है, वह कब खरीदता है, वह किस प्रकार व्यवहार करता है, किस प्रकार निर्णय लेता है, कौन कौन सी बातें उसके निर्णय को प्रभावित करती है, इन सब का अनुसंधान करना, उन सब का विश्लेषण करना, वह कहलाता है उपभोक्ता अनुसंधान। तो उपभोक्ता व्यवहार का अनुसंधान करना, जैसे हमने उसमें पढ़ा था उसकी प्रक्रिया में कि कब खरीदता है, कैसे खरीदता है, तो इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढना, विश्लेषण करना कहलाता है उपभोक्ता अनुसंधान। तो जब आप अनुसंधान को डिफाइन करें तो जो 5 प्रश्न हमने वहां पढ़े थे कि उपभोक्ता कौन खरीदता है, निर्णय कौन लेता है खरीदने का, क्यों खरीदता है, कब खरीदता है, कहाँ से खरीदता है, किस तरीके से खरीदता है, तो वह सब इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसकी प्रोसेस क्या होती है उपभोक्ता अनुसंधान की। तो जब आप उपभोक्ता का अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको केवल उपभोक्ता का विश्लेषण नहीं करना है, उपभोक्ता से जुड़ी हुई सभी चीजों का, जैसे उत्पाद विश्लेषण, आपको सबसे पहले करना पड़ेगा प्रोडक्ट का एनालिसिस। कौन सा उत्पाद है, प्रोडक्ट, क्योंकि हर प्रोडक्ट में उपभोक्ता का व्यवहार परिवर्तित होता है। यदि अनिवार्यता की वस्तु हम देखें, बेसिक नीड्स की, जैसे कि नमक है, साबुन है, शैम्पू है, यह बेसिक नीड्स की जरूरतें हैं। टूथपेस्ट है, तो इसके समय में उपभोक्ता का व्यवहार अलग होगा। यदि विलासिता की वस्तुएं, लग्जरी आइटम्स है, तो उसके संबंध में उपभोक्ता का व्यवहार अलग होगा। तो सबसे पहले प्रोडक्ट का विश्लेषण करना है अनुसंधान में कि किस प्रकार का प्रोडक्ट है, किस आय वर्ग के लिए है, किस आयु वर्ग के लिए है, किस संस्कृति के लिए सुटेबल है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट का विश्लेषण किया जाएगा, उत्पाद का विश्लेषण किया जाएगा। फिर बाजार या उपभोक्ता का, ये तो हम पढ़ ही रहे, उपभोक्ता कौन है, हमारी वस्तु के उपभोक्ता कौन है, किस प्रकार के लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे, जैसे जॉब करने वाले खरीदने वाले हैं या व्यवसाय करने वाले खरीदने वाले हैं। तो इसका विश्लेषण करके हमें यह पता लग जाएगा। तो उसके बाद कौन से क्षेत्र के उपभोक्ता हमारे प्रोडक्ट को खरीदने वाले हैं, फिर हमारी कौन से आय वर्ग को खरीदने वाले हैं। तो उपभोक्ता का विश्लेषण करिए, तो उपभोक्ता का विश्लेषण हम उनकी आय के आधार पर, उनकी जाति के आधार पर, उनकी सोच के आधार पर, उनके मनोवृत्ति के आधार पर, उनकी पसंद के आधार पर, उनकी फैशन परिवर्तन के आधार पर हम उपभोक्ता का विश्लेषण करेंगे। फिर विक्रय विश्लेषण की जो संस्था है उसका विक्रय का तरीका क्या रहा है, उधार, नगद, डिस्काउंट ऑफर देती है, विक्रय प्रमोशन की स्कीम्स जो रहती हैं उसमें से कोई स्कीम जो है वो अपनाई जाती है। तो विक्रय का विश्लेषण किया जाएगा कि संस्था की विक्रय की नीति क्या कहती है, उधार विक्रय करना है, नगद विक्रय करना है और केवल नगद ही करना है, डिस्काउंट की क्या नीतियां हैं, पैसा उधार माल बेचा है तो पैसा रिकवर करने की, वसूल करने की क्या विधियां हैं, उसके कारण भी जो है उपभोक्ता का व्यवहार परिवर्तित होता है।
फिर वितरण विश्लेषण, जो माल उत्पादक के द्वारा बनाया जाता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वितरण होता है मार्केट में। तो एक होता है थोक व्यापारी के थ्रू, फुटकर व्यापारी के थ्रू, या सीधे मॉल में बेच सकते हैं, या ऑनलाइन शॉपिंग का ऑप्शन रख सकते हैं। तो वितरण हम किस प्रकार से करने वाले हैं या हो रहा है, और उसके कारण उपभोक्ता का बिहेवियर किस प्रकार परिवर्तित हो रहा है। फिर विज्ञापन विश्लेषण, विज्ञापन आज के समय में बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है उपभोक्ता के व्यवहार को परिवर्तन करने का। तो विज्ञापन का भी हम विश्लेषण करें कि विज्ञापन को प्रसारित करने के बाद उपभोक्ता के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है। और विज्ञापन के भी अलग अलग माध्यम होते हैं, तो उन माध्यम को भी जो है हम जज कर ले कि समाचार पत्र वाला विज्ञापन ज्यादा प्रभावी है या वीडियो फॉर्म में जो टीवी पर ऐड दिखाया जाता है, तो वो सारा विश्लेषण। फिर है अभिप्रेरण विश्लेषण, मोटिवेशन फैक्टर। क्रेता जो किसी भी वस्तु को खरीदता है उसको मोटिवेशन मतलब खरीदने की प्रेरणा जो है या तो उसकी आवश्यकता होती है, या दोस्तों या रिश्तेदारों के द्वारा के कहने पर खरीदता है, या फिर अपनी सोच अभिव्यक्ति के कारण खरीदता है, या फिर वह फैशन को फॉलो करता है इसीलिए वो किसी वस्तु को खरीदता है। तो उसका अभिप्रेरण मतलब वस्तु को खरीदने के लिए मार्केट आया है तो उसके पीछे का उसका मोटिव क्या है, क्यों खरीदने आया है, तो उसका भी विश्लेषण हम जो है कर लें। तो उपभोक्ता अनुसंधान में इन सभी फैक्टर्स का एनालिसिस शामिल होता है। तो जब भी उपभोक्ता अनुसंधान की प्रक्रिया या उसकी बात होगी तो आपको यह सभी पॉइंट लिखने हैं। अब हम बात करेंगे उद्देश्य या महत्व। उपभोक्ता अनुसंधान से हमें क्या लाभ होते हैं या क्यों किया जाता है। तो उपभोक्ता प्रतिक्रिया की जानकारी, चूंकि उपभोक्ता ही वे व्यक्ति होते हैं जो किसी भी उत्पादक को सफल बनाते हैं। प्रोड्यूसर जो माल बना रहा है उसको सफल बनाते हैं। तो हमें ये अनुसंधान क्यों करना है, रिसर्च क्यों करना है, तो उपभोक्ता की प्रतिक्रिया की जानकारी। उपभोक्ता अनुसंधान करने से हमें कस्टमर क्या सोच रहा है, वह वस्तु को खरीद रहा है या पसंद कर रहा है नहीं कर रहा है, और उसके क्या विचार है, वह फीडबैक हमें मिल जाता है। वस्तु के लिए नए बाजारों की खोज, जब अनुसंधान करते हैं तो हमें कस्टमर की फीडबैक मिलती है, तो हमें समझ में आता है कि वास्तव में कस्टमर किस प्रकार की वस्तु चाह रहा है। तो हम जो है कोई नई वस्तु का जो है बेस बनाना चाह रहे हैं तो वो जानकारी भी हमें मिल जाती है। फिर ग्राहकों की जानकारी, जब अनुसंधान किया जाता है तो हमने इतने प्रकार के एनालिसिस किए हैं तो हमें कस्टमर की भी पूरी जानकारी मिल जाती है कि वह कौन से क्षेत्र का है, किस प्रकार का बिजनेस कर रहा है, किस आय वर्ग का है, किस आयु वर्ग के द्वारा जो है हमारा उत्पाद खरीदा जा रहा है। जोखिम में कमी, यदि हम अनुसंधान करके किसी उत्पाद को बनाते हैं, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसे फिर मार्केट में बेचते हैं पूरी रिसर्च के बाद, तो प्रोडक्ट की अनसक्सेस की मतलब असफलता की कोई टेंशन नहीं रहती है, प्रोडक्ट जो है वह सफल हो जाता है। तो जोखिम जो है हमारा कम से कम हो जाता है। फिर नवीन वस्तु को बाजार में प्रस्तुत करने में सहायक, चूंकि हमारे पास कस्टमर का पूरा फीडबैक रहता है, कस्टमर की पूरी लिस्ट अवेलेबल रहती है अनुसंधान के कारण, तो कोई नया प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना है, देना है कस्टमर को, तो हम इजीली कर सकते हैं। फिर विक्रय नीति, अनुसंधान के द्वारा कंपनी की जो सेल्स पॉलिसी है, विक्रय नीति है, और सेल्स प्रमोशन की जो स्कीम लगा रहा है, जैसे विज्ञापन कर रहे हैं, तो फीडबैक पॉलिसी के अंतर्गत, ग्राहकों के विश्लेषण के अंतर्गत उसकी भी जानकारी हमें मिल जाती है। फिर प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सहायक, देखिए अनुसंधान चूंकि हम इन सब चीजों का कर रहे हैं तो इसके कारण हमें प्रतिस्पर्धा में कौन सा विज्ञापन चल रहा है, प्रतिस्पर्धा में कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, उनकी प्राइस क्या है, लोगों में कितना पॉपुलर है, यह सब जानकारी भी हमारे पास मिल जाती है। तो इससे हम कंपटीशन को भी ध्यान में रख के अपनी नीति बदल सकते हैं। फिर उत्पादन और विक्रय में नियोजन, उत्पादन का कार्य दूसरे विभाग द्वारा किया जाता है, विक्रय का कार्य दूसरे विभाग के द्वारा किया जाता है। तो अनुसंधान के द्वारा जो है इन दोनों डिपार्टमेंट्स में नियोजन मतलब कोऑर्डिनेशन किया जाता है, क्योंकि यह दोनों विभाग जो है अल्टीमेटली उद्देश्य है इनका अधिक से अधिक विक्रय करना। और विपणन व्यय में विक्रेता, यदि हम कोई कार्य अनुसंधान कर करें, रिसर्च कर करें, तो कम से कम खर्चे में हम अपने कार्य को कर सकते हैं। तो ये है हमारा उद्देश्य या महत्व। अब इसकी कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। अनुसंधान बहुत अच्छा होता है, हमने इसके पॉजिटिव पॉइंट देखे, लेकिन इसकी कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं।
पहला है समय की सीमा। इतने अनुसंधान करने में समय कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण सारी प्रक्रिया डिले होने की, देर से होने की संभावना रहती है। तो सबसे बड़ी लिमिटेशंस आती है यहाँ पर समय की, क्योंकि अनुसंधान के लिए समय चाहिए रहता है। चूंकि उपभोक्ता का व्यवहार मानव से संबंधित है, जो कि परिवर्तित है, तो अनुसंधान करते करते समय जो व्यतीत हो जाता है, उसके कारण रिजल्ट पर इफेक्ट आता है। फिर दक्षता की सीमा। अनुसंधान करने वाला व्यक्ति कैसा है, वह किस प्रकार से एक्सपर्ट है, उसकी सोच क्या है। तो यदि एक्सपर्ट व्यक्ति के द्वारा अनुसंधान किया जाता है तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। यदि जो है किसी अविवेकपूर्ण या किसी दक्ष व्यक्ति के द्वारा अनुसंधान नहीं करेंगे तो रिजल्ट हमारे गलत आएंगे, और उस रिजल्ट के आधार पर हम जो नीतियां बनाएंगे वो भी गलत हो सकती हैं। फिर पक्षपात की सीमा। चूंकि अनुसंधान जो है व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाता है, तो किसी भी प्रकार का पक्षपात करके यदि उनके द्वारा एनालिसिस की गई है तो जो रिजल्ट है, परिणाम है, वह भी क्या होंगे, पक्षपातपूर्ण होंगे, और उसके आधार पर बनाई गई हमारी पॉलिसी भी होगी क्या होगी, फिर गलत हो जाएगी। और व्यय की सीमा। आप इतने अनुसंधान करने के लिए एक्सपर्ट रखेंगे, विशेषज्ञ रखेंगे, और कार्य जो है आपको उसके लिए करवाना रहेगा, तो उसमें व्यय भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट, ये है उपभोक्ता अनुसंधान, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि उसकी प्रोसेस क्या होती है, और उद्देश्य या महत्व क्या होते हैं, और सीमाएं क्या होती हैं। तो यहाँ पर हमारी खत्म होती है उपभोक्ता व्यवहार की यूनिट 2।